हेलो एंड वेलकम टू द नर्सिंग की। माय नेम इज शिवम और आज हम आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है वाइटल साइंस। वाइटल साइंस आपके नॉर्थ सेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइटल साइंस को हम 5 पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं टेम्परेचर के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वाइटल साइंस के बेसिक चीज़ों के बारे में। तो देखिए वाइटल साइंस क्या है, यह हमारी बॉडी में एक तरह का बेसलाइन डेटा प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि इस बेसलाइन डेटा से मैं पूरी बॉडी की एक्टिविटी का पता लगा सकता हूँ। मैं ये पता लगा सकता हूँ इन वाइटल साइंस को देख के कि बॉडी में सारी चीज़ सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो देखिए इसमें पहला पार्ट है आपका टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर। तो पहले ये 4 वाइटल साइंस यूज किए जाते थे, ठीक है, लेकिन अभी रिसेंटली नए वाइटल साइंस में पेन को ऐड किया गया है। ठीक है, तो इस पेन को हम 5th वाइटल साइंस बोलते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन आए एग्जाम में कि 5वां वाइटल साइंस कौन सा है, तो 5वां वाइटल साइन आपका है पेन। ठीक है, तो पेन को हम मानेंगे 5th वाइटल साइंस। कहीं कहीं बुक्स में SpO2 भी दे रखा है, लेकिन SpO2 5th वाइटल साइंस नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर से पहले। तो देखिए टेम्परेचर बेसिकली है क्या। देखिए टेम्परेचर क्या है, बेसिकली हमारी बॉडी में जो हीट जनरेट होती है, ठीक है, और जो हीट लॉस होती है उसका एक बैलेंस है। ठीक है, इन दोनों के जो बैलेंस है उसको हम बोल देते हैं टेम्परेचर। ठीक है, तो अब देखिए स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इट इज़ द बैलेंस बिटवीन हीट लॉस एंड हीट प्रोडक्शन। अब देखिए टेम्परेचर के बारे में आपको एक चीज़ ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो टेम्परेचर है ये हमारे रेगुलेट होता है हाइपोथैलेमस से। ठीक है, तो जो ब्रेन है हमारा, ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस पार्ट होता है वह कंट्रोल करता है टेम्परेचर को। ठीक है, तो यह मैं कह सकता हूं यह एक तरह का रेगुलेटरी सेंटर है। ठीक है, यह ब्रेन का रेगुलेटरी सेंटर है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अब देखिए टेम्परेचर 2 तरह के होते हैं, हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस। ठीक है, तो हीट प्रोडक्शन मतलब यहाँ हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट जनरेट हो रही है, तो इसको मैं बोल दूंगा यहाँ पर थर्मोजेनेसिस। ठीक है, इसको बोल देंगे हम थर्मोजेनेसिस। यह कहाँ से कंट्रोल होता है, यह कंट्रोल होता है आपके पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस से। तो देखिए हीट कैसे प्रोड्यूस हो सकती है, तो पहला होता है इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का सिंपल सा मीनिंग है डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि जो भी हम फूड लेते हैं वो जो फूड जब ब्रेक डाउन होता है तो टूट के वो कितनी एनर्जी देता है। जैसे अगर मैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को अगर इंजेस्ट करूँ, डाइजेस्ट करूँ, तो 4 किलो कैलोरी मिलती है। उसी तरह अगर मैं 1 ग्राम प्रोटीन को डाइजेस्ट करूँ तो 4 किलो कैलोरी मिलती है। लेकिन अगर मैं फैट को डाइजेस्ट करूँ तो 9 किलो कैलोरी मुझे यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरा एस्पेक्ट आता है इसमें हीट जनरेशन का, वो है SDA। SDA का मतलब होता है स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड। अब देखिए स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड क्या है, अगर मैं इसको आसान भाषा में समझूं तो क्या है कि जो हमारा बॉडी में जो हम फूड्स को इंजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो फूड हम ले रहे हैं डाइट में, तो उन फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को कुछ पावर खर्च करनी पड़ रही है ना, बॉडी को कुछ एनर्जी लॉस करनी पड़ रही है। तो उस एनर्जी लॉस से टेम्परेचर जनरेट हो रहा है बॉडी में। ठीक है, तो जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो हम ले रहे हैं, इनको डाइजेस्ट करने के लिए भी बॉडी को कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये जैसे आप देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के लिए कितनी 5 to 6% है उसका डायनेमिक एक्शन। प्रोटीन का सबसे ज़्यादा 30%, यानी 30% एनर्जी लॉस होती है। ठीक है, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन इसका 30%, यानी सबसे ज़्यादा जो फूड में एनर्जी हमारी लॉस होगी डाइजेस्ट करने में वो होगा प्रोटीन। नेक्स्ट आता है 4% जो कि है फैट, और मिक्स डाइट का आता है 12%। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो हमारा थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है वो क्या है, वो है हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट फिनोमिना है हीट लॉस। हीट जनरेशन, हीट थर्मोजेनेसिस हमने पढ़ लिया, जिसमें 2 चीज़ें थी, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड और स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड। अब हम देखेंगे हीट लॉस। तो हीट लॉस जो होता है इसको हम बोलते हैं थर्मोलाइसिस। ठीक है, और ये कहाँ से कंट्रोल होता है, ये कंट्रोल होता है हमारे एंटीरियर हाइपोथैलेमस से। तो देखिए जो हीट जनरेशन है, जो प्रोडक्शन है, वो हमारे पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस से हुआ, तो हम याद रख सकते हैं प्रोडक्शन टू पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर जो हाइपोथैलेमस है वो कंट्रोल कर रहा है हीट के प्रोडक्शन को, और जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस है वो कंट्रोल कर रहा है हीट के लाइसिस, हीट लॉस को, यानी थर्मोलाइसिस को। देखिए थर्मोलाइसिस किन किन तरह से होता है, पहला होता है स्किन के थ्रू। तो देखिए स्किन के थ्रू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, बाकी के पॉइंट्स को देख लेते हैं। नेक्स्ट होता है थ्रू लंग्स, जैसे जो हम एयर को बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो जो एयर का मूवमेंट हो रहा है, तो उस एयर के मूवमेंट से हमारे बॉडी की हीट लॉस हो रही है, उसको हम बोलते हैं एक्सेल्ड एयर। ठीक है, तो एक्सेल्ड एयर के थ्रू जो हीट लॉस हो रहा है उसको हम बोल देंगे थ्रू लंग्स। नेक्स्ट है थ्रू किडनी। तो किडनी में जो यूरिन पास होता है, तो यूरिन के साथ भी जो बॉडी की हीट है वो बाहर डिस्पोज होती है एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट आता है थ्रू जीआईटी। तो जो स्टूल है, स्टूल के थ्रू भी हमारी बॉडी के
जो हीट है वो बाहर इन्वायरमेंट में डिस्पोज हो रही है, जिससे बॉडी का जो हीट है वो कम होती है। ठीक है, अब चलो अब इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में हमारे स्किन वाले टॉपिक को। तो हीट लॉस थ्रू स्किन, तो देखिए हीट लॉस थ्रू स्किन कैसे कैसे होता है। तो देखिए पहला होता है रेडिएशन। रेडिएशन का सिंपल सा मीनिंग है कि कोई दो ऑब्जेक्ट है जो थोड़ा दूर दूर है, ठीक है, वो आपस में कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन उनसे एक रेडिएशन के थ्रू हीट का लॉस हो रहा है। तो जैसे इसका मैं बेस्ट एग्जांपल आपको समझाऊं तो जैसे आपने देखा होगा कि आप सनलाइट में जब कपड़े सुखाते हैं, धूप में आप कपड़े सुखाते हैं तो सूख जाते हैं, ठीक है। तो वो जो सन से जो लाइट है वो लाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, वो जो सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन जो रेडिएशन के रूप में जो लाइट आ रही है, रेडिएशन के थ्रू जो लाइट आ रही है उसकी एनर्जी से आपके कपड़े सूख रहे हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं यहाँ पे कि रेडिएशन के थ्रू, यानी कि जो रेडिएशन एनर्जी के थ्रू आपका हीट लॉस हो रहा है, यह बॉडी का सबसे ज़्यादा हीट लॉस होता है। यह होता है आपका 60% लॉस होता है आपका बॉडी का। ठीक है, इसमें जो सरफेस है दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं होती। नेक्स्ट है इवापोरेशन। इवापोरेशन का सिंपल सा मीनिंग है कि लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो जाना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बॉडी के जो फ्लूइड्स है वो गैसेज में कन्वर्ट होकर एनवायरमेंट में डिस्पोज हो रहे हैं। ठीक है, यह होता है 22% लॉस, इसमें होता है हीट लॉस बाई वेपर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है कि मान लो हम नहा लिए, नहाने के बाद हम पंखे के नीचे खड़े हो गए तो हमारे बाल भी सूख जाते हैं और हम भी सूख जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या एयर का सर्कुलेशन हो रहा है। तो फैन या कूलर के सामने खड़े होने से जो एयर का सर्कुलेशन हो रहा है, सर्कुलेशन ऑफ एयर से जो हीट लॉस हो रहा है, वो हीट लॉस को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। ये होता है 15% लॉस, जैसे एग्जांपल कूलर या फैन से। नेक्स्ट हमारा कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है और यहाँ पे दोनों जो सरफेस आपस में कांटेक्ट में। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लो एक ग्लास है जिसमें गर्म पानी भर दिया आपने, एक ग्लास जिसमें ठंडा पानी भर दिया, उन दोनों को आप चिपका के रख दो आपस में, थोड़ी देर बाद आप देखो कि दोनों ग्लास में टेम्परेचर सेम मिलेगा। ऐसा क्यों कि जो गर्म ग्लास है वहां से जो पानी का टेम्परेचर है, वहां से जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो गई ठंडे ग्लास में। ठीक है, एनर्जी का हमेशा रूल है वो हायर ऑब्जेक्ट से लोअर ऑब्जेक्ट है ना, अपनी हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कंडक्शन में क्या हो रहा है, कंडक्शन में हीट का ट्रांसफर हो रहा है ना, तो ट्रांसफर ऑफ हीट कह सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये अपना हमारा होता है 3% लॉस, जैसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल टचिंग हॉट और कोल्ड सर्फेसेस। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कुछ जनरल पॉइंट्स की, जो टेम्परेचर के बारे में कुछ जनरल पॉइंट जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए जो टेम्परेचर है वो इवनिंग में हाई होता है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि आफ्टरनून में यह टेम्परेचर हाई होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म उस टाइम ज़्यादा होगा। तो इंक्रीज मेटाबॉलिज्म की वजह से यह टेम्परेचर हमारा बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट है लो इन मॉर्निंग। मॉर्निंग में लो क्यों होगा कि हम उस टाइम नींद से उठते हैं, तो वहाँ पर जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो कम हो जाता है। तो डिक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म की वजह से जो टेम्परेचर है वो मॉर्निंग में हमें थोड़ा सा कम मिलता है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखने की चीज़ है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि जब ओव्यूलेशन नज़दीक आता है, जब नज़दीक आता है तब टेम्परेचर थोड़ा सा लेस हो जाएगा। ठीक है, तब टेम्परेचर थोड़ा लेस हो जाएगा, लेकिन जब ओव्यूलेशन का टाइम आएगा, ठीक है, जब ओव्यूलेशन होगा तब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ओव्यूलेशन का सिंपल सा मीनिंग है एग्स का रिलीज होना। 14th डे एग रिलीज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो ये जो 14th डे एग रिलीज हो रहा है इस दिन थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है, 1 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ने को हम लोग देखने को मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट की, यानी कि कौन कौन से मेथड से, या इसको हम सिंपली बोल सकते हैं कौन कौन से रूट से, है ना, कौन कौन से रूट से हम टेम्परेचर ले सकते हैं। तो पहला आ गया इसमें ओरल रूट। ओरल रूट में क्या करोगे आप कि हम यहाँ पर ओरल कैविटी में थर्मामीटर को इंसर्ट कर रहे हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देखो थर्मामीटर को कहाँ इंसर्ट कर रहे हैं, थर्मामीटर को हम इंसर्ट कर रहे हैं टंग के नीचे। ठीक है, और यहाँ पे कितने टाइम रखना है आपको, 2 मिनट के लिए आपको रखना है। ठीक है, अब कुछ इसमें स्पेशल पॉइंट का आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लो कि जो क्लाइंट है, ठीक है, जिसका आप टेम्परेचर लेने जा रहे हो, ठीक है, उसने अगर कुछ हॉट या कोल्ड फूड लिया है या च्युइंगम लिया है या स्मोकिंग लिया है, तो इनकी वजह से क्या होता है कि जो आपका टेम्परेचर है वो वेरी कर सकता है ना, आपका एग्जैक्ट टेम्परेचर आपको नहीं पता चलेगा। तो उस केस में क्या करोगे, आपको 30 मिनट वेट करना है। ठीक है, उसके बाद आप टेम्परेचर मेजर करोगे, तब वो टेम्परेचर नॉर्मल आ जाएगा। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ पर आपको इसको यूज़ नहीं करना है, तो कौन कौन से कॉन्ट्राइंडिकेशन है, तो देखिए अनकॉन्शियस पेशेंट्स में आप इसको यहीं यूज़ कर सकते हैं, वो इसको बाइट कर सकते हैं, जिससे जो इसके अंदर जो मर्करी होता है वो इंजेक्शन का डर हो जाता है। एपिलेप्सी में नहीं कर सकते आप यूज़, वहाँ ऑलरेडी सीजर्स आ रहे हैं तो वहाँ आपको नहीं करना चाहिए। मास्क, पेशेंट को मास्क लगाओ है, ऑक्सीजन थेरेपी पे पेशेंट, तो वहाँ पे आप ऑक्सीजन थेरेपी हटा के नहीं आप टेम्परेचर चेक करोगे। आपके पास और अल्टरनेट मेथड से आप टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। उस वक्त ओरल सर्जरी हुई है पेशेंट की, तो वहाँ पर भी आप इसको यूज़ नहीं करोगे। और नेक्स्ट है लेस देन 6 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि अगर बच्चा है, पीडियाट्रिक पेशेंट है और उसकी एज है वो 6 ईयर से लेस है, तो वहाँ पर आप यूज़ नहीं करो, क्योंकि वो अनकोऑपरेटिव होते हैं। तो इसका कारण क्या है कि वो अनकोऑपरेटिव होते हैं, तो वो बाइट कर सकते हैं इसको। ठीक है,
इस वजह से हम उनमें यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है रेक्टल। अब जो रेक्टल मेथड है इसको हम कोर टेम्परेचर भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो मेथड है ये सबसे ज़्यादा रिलायबल मेथड है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये है रिलायबल मेथड। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा रिलायबल मेथड कौन सा है, तो आप वहाँ पे कह सकते हो कि जो रेक्टल मेथड है वो सबसे ज़्यादा रिलायबल है। अब इसके बारे में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली वो है कि ये 1 डिग्री हायर देन ओरल, ठीक है। जो हमारा ओरल टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, लेकिन जो रेक्टम है वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे कि यह 1 डिग्री आपको फ़ारेनहाइट आपको हायर मिलेगा ओरल टेम्परेचर से। तो जब आप इसको डॉक्यूमेंट करोगे तो वहाँ पे आप 1 डिग्री रिड्यूस करके आप डॉक्यूमेंट करोगे। अब इसके लिए जो एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो ये है कि आपको पोजीशन कौन सी देनी है इसमें, ठीक है। तो पोजीशन आप इसमें देते हो लेफ्ट लेटरल पोजीशन। जैसे आप एग्जाम में देखोगे कि यहाँ पे लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी हुई है पेशेंट को। तो इसके लिए प्रोसीजर में करना क्या होता है कि आपको उससे पहले थर्मोमीटर को लुब्रिकेट करना है, उसके बाद रेक्टम में इंसर्ट करना है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि रेक्टम में आप कितना इंसर्ट करोगे। तो देखो अगर एडल्ट पेशेंट है तो वहाँ पे आप 1.5 इंच इंसर्ट करोगे, और अगर चाइल्ड पेशेंट है तो वहाँ पे आप 1 इंच इंसर्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। अगर चाइल्ड है तो वहाँ पे 1 इंच और एडल्ट है तो वहाँ पे 1.5 इंच आप इंसर्ट करोगे। अब नेक्स्ट जो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि टाइम कितना चाहिए आपको इसके लिए। तो यहाँ पर आपको 5 मिनट का टाइम देना होता है। देखिए ओरल में आपको 2 मिनट लगे थे, यहाँ पे आपको 5 मिनट लगेंगे। और इसका यूज़ कब किया जाता है, जब ओरल रूट पॉसिबल नहीं हो। चलिए अब हम बात करते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब कहाँ कहाँ पे आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए जहाँ पे भी रेक्टम में कोई दिक्कत होगी, ठीक है, वहाँ पे आप इसको यूज़ नहीं करोगे। जैसे पहला क्या है, डायरिया हो रहा है वहाँ नहीं यूज़ करोगे, डिसेंट्री, रेक्टल कैंसर हो रखा है, सर्जरी हो रखी है रेक्टम में किसी पार्ट की, प्रोस्टेट की सर्जरी हो रखी है, हेमोरॉइड्स हो रखा है, ठीक है। उस हेमोरॉइड्स में ऑलरेडी ब्लीडिंग होता है, तो अगर यहाँ पे आप इंसर्ट करते हो तो जो हेमोरॉइड्स है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। अगर उनमें थोड़ी सी इंजरी होती है तो हेमोरॉइड्स बर्स्ट हो सकते हैं, तो वहाँ पे ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। और नेक्स्ट आता है इसमें हार्ट कंडीशन है, जैसे वेगस को अगर स्टिमुलेट करेगा तो उससे क्या होगा कि जो हमारी हार्ट रेट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हीमोफीलिया और डिक्रीज प्लेटलेट्स। देखिए हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया और डिक्रीज प्लेटलेट्स में क्या होगा कि यहाँ पे ऑलरेडी पेशेंट्स को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे अगर हम वहाँ पे रेक्टम में थर्मोमीटर इंसर्ट करते हैं और इन केस अगर कोई इंजरी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा डेंस पाई जाती है, तो किसी प्रकार की अगर इंजरी हो गई वहाँ पे, तो वहाँ पे अगर ब्लीडिंग हो गई तो उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो रेक्टल रूट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट रूट है एक्सिला रूट। तो देखो एक्सिला रूट बहुत ही कन्वीनियंट रूट है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसमें कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो देखिए इसमें आ सकता है कि सबसे आइडियल मेथड कौन सा न्यूबॉर्न चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। तो सबसे आइडियल मेथड है, यहाँ पे आपको 5 मिनट्स रखना होता है इसको, ठीक है। और यहाँ पे 1 डिग्री लेस देन ओरल। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में कम देखने मिलेगा। सेंटीग्रेड में नहीं, सेंटीग्रेड में आप इसको आधा कर सकते हैं कि आधा डिग्री कम मिलेगा, लेकिन फ़ारेनहाइट में अगर बात करूँ तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट लेस मिलेगा। जब आप इसको डॉक्यूमेंट करोगे तो वहाँ पे आप इसको डॉक्यूमेंट करोगे 1 डिग्री बढ़ा के, ठीक है। जैसे मान लो टेम्परेचर आया आपका 97 डिग्री फ़ारेनहाइट एक्सिला, ठीक है। तो आप इसको डॉक्यूमेंट कर दोगे 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा ओरिजिनल टेम्परेचर, ठीक है, जो आपका ओरल के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो 3 रूट हो गए हमारे, रेक्टल, एक्सिलरी और ओरल, ठीक है। सबसे रिलायबल मेथड कौन सा है, रेक्टम वाला। सबसे कन्वीनियंट मेथड कौन सा है, एक्सिला वाला, ठीक है। चलिए अब मैं बताता हूँ जो हमने टेम्परेचर वेरिएशंस की बात करी थी डिफरेंट साइड्स की, उसको अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ओरल में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, या फिर सेंटीग्रेड में अगर बात करूँ तो ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सेल्सियस या सेंटीग्रेड दोनों सेम ही टर्म है। एक्सिला में है 1 डिग्री लेस होता है, ठीक है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट लेस मिलेगा, जैसे 97.6, और 0.6 डिग्री ये सेल्सियस कम मिलेगा आपको, ठीक है। वहीं बात करूँ रेक्टल रूट की, तो वहाँ पे ये 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा मिलेगा, और सेल्सियस में बात करूँ तो ये 0.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, आप इनको अकॉर्डिंगली घटाया बढ़ा दोगे। तो डॉक्यूमेंट करने के टाइम आपको ध्यान रखना डॉक्यूमेंट +1 और -1 फ़ारेनहाइट, ठीक है। और सेल्सियस में है तो 0.6 या 0.5 को आप घटा बढ़ा दोगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब मैं बात करता हूँ कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला चीज़ की थर्मोमीटर पहली बार इंट्रोड्यूस किसने किया, तो थर्मोमीटर पहली बार इंट्रोड्यूस किया था गैलीलियो गैलीज ने। और क्लिनिकल थर्मोमीटर सबसे पहली बार कौन लाया था, वो लाए थे थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट, ठीक है। यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। चलो अब हम डिफरेंट टाइप्स के थर्मोमीटर पढ़ लेते हैं। जो हमारे टेम्परेचर के सबसे लास्ट टॉपिक है वो है कि कौन कौन से टाइप के थर्मोमीटर पाए जाते हैं और क्या क्या टाइम लगता है उसमें, उनकी रेंज कितनी होती है और कैसे आप इसको समझोगे। तो सबसे पहले सबसे मोस्ट कॉमन जो थर्मोमीटर आपने देखे होंगे वो है मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर। अगर आपके घर में
पहले थर्मामीटर यूज होते होंगे, पुराने थर्मामीटर, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ऐसे ना एक ग्लास का एक बॉडी होती होगी, इस बॉडी के नीचे ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम बल्ब, ठीक है। इस पार्ट को हम क्या बोल देंगे, ये पार्ट है आपका बल्ब, ठीक है। और उसके ऊपर ये वाला पार्ट है, इसको बोल देंगे हम स्टेम, ठीक है। तो ये जो बल्ब वाला पार्ट है हमारा, इसमें क्या होता है, इसमें भरी रहती है मरकरी, ठीक है। अब मरकरी क्या होती है कि ये हाईली हीट सेंसिटिव होती है, ठीक है। हाईली हीट सेंसिटिव होती है तो क्या होता है कि जब ये बॉडी के हीट के कांटेक्ट में आती है तो ये फैलती है, इसका एक्सपेंशन होता है, इसका यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होता है। तो देखो फैलने की जगह नीचे तो है नहीं, तो अब ये जो ये कैलिब्रेशन है इसमें ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाती है, तो ऊपर की तरफ बढ़ती है तो हमें टेम्परेचर मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए कुछ जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ओरल और रेक्टल थर्मोमीटर में क्या डिफरेंस है। तो आप ये इमेज देखिए, इस एग्जाम में जो ऊपर वाली इमेज है ये तो है आपकी ओरल थर्मोमीटर की इमेज, और जो नीचे वाली इमेज है यह है आपकी रेक्टल थर्मोमीटर की इमेज है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो जो ओरल वाला है यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये जो आप इसका बल्ब है, ये बल्ब कैसा है, बल्ब लंबा है, तो ये लॉन्ग है बल्ब इसका। और ये जो रेक्टल वाला है इसका जो बल्ब है यह शॉर्ट है, ठीक है। ये लॉन्ग है और सिलेंड्रिकल है, और जो रेक्टल वाला है वो शॉर्ट है। दूसरी चीज़ इसमें देखने को मिलेगी कि ये जो पार्ट है ये देखोगे आप, ये थिक, थोड़ा थिन है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट रेक्टम वाला ये थोड़ा सा थिक है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। दोनों डिफरेंस क्या हो गया कि रेक्टम वाला थोड़ा शॉर्ट मिलेगा और थिक मिलेगा, थोड़ा मोटा मिलेगा, और जो ओरल वाला है उसका बल्ब क्या होगा, लॉन्ग सिलेंड्रिकल होगा और ये थोड़ा सा थिन होगा। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो आपके बायोमेडिकल वेस्ट में आ सकता है, तो देखिए क्या होता है कि जब मान लो कि थर्मोमीटर टूट गया, तो देखो ग्लास को तो हम इजीली डिस्कार्ड कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है, मरकरी होता है, ठीक है। तो मरकरी क्या है, बेसिकली एक तरह का केमिकल वेस्ट है, ठीक है। तो इसके इंजेक्शन से पॉइजनिंग हो सकती है। तो यहाँ पे इसको हमको बहुत ही केयरफुली इसको हैंडल करना है। इसको क्या करना है कि आपको एक आई ड्रॉपर लेना है या फिर एक पेपर से इसको उठाना है और एक जिपलॉग में रखना है, ठीक है। जिपलॉग में डाल देना है। उस जिपलॉग को आपने बंद कर दिया, इस बंद हुए जिपलॉग को एक और जिपलॉग में डालना है, उसको बंद किया और उसको आपने एक नेक्स्ट जिपलॉग में डाल दिया। तो आप 1 2 3 है ना, आपने 3 जिपलॉग में इसको बंद कर दिया। उसके बाद आप इसको बायोमेडिकल वेस्ट डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं। क्योंकि देखो मरकरी क्या होता है कि ये एनवायरनमेंट में फैल सकता है, ठीक है, एनवायरनमेंट में डिस्पोज ऑफ हो सकता है, ठीक है। इसकी वजह से इसको थोड़ा केयरफुली हैंडल करना होता है और उससे पॉइजनिंग की चांस ना हो, इसकी वजह से हम इसको प्रॉपरली डिस्कार्ड करते हैं। चलिए मरकरी ग्लास थर्मोमीटर की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और पढ़ लेते हैं। मार्किंग ऑफ स्केल, ठीक है। तो आप एग्जाम में आप इमेज में देखो किसी जो रेंज है वो क्या है हमारी, यहाँ से स्टार्ट होती है, कितनी है ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये ख़त्म कहाँ तक होती है 42 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये इसकी रेंज हो गई 35 टू 42 डिग्री। और अगर मैं इसको फॉरेनहाइट में देखूँ तो होती है 94 डिग्री फॉरेनहाइट टू 108 डिग्री फॉरेनहाइट, ठीक है। अब एग्जाम में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि डायरेक्शन ऑफ क्लीनिंग क्या होगी इसकी। तो देखिए साफ़ कैसे करना है इसको। तो देखो साफ़ करने सिंपल सा इसका फंडा है, आपको लो इन्फेक्शन एरिया से हाई इन्फेक्शन एरिया की तरफ साफ़ करना है। तो देखिए जैसे मान लो आपने थर्मोमीटर यूज़ नहीं किया है ना, पेशेंट पे यूज़ नहीं किया है, तो अब आप इसको क्लीन कैसे करोगे। आप यूज़ करने जा रहे हो तो यूज़ करने से पहले कैसे क्लीन करोगे, आपने थर्मोमीटर लिया, अब इसका जो बल्ब वाला एरिया, बल्ब वाले एरिया से आप स्टेम की तरफ क्लीन करोगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपने थर्मोमीटर को यूज़ किया पेशेंट पे। अब यूज़ करने के बाद जो आपका हाईली इन्फेक्टेड एरिया कौन सा हो गया, बल्ब हो गया। और हमारा फिनोमेना क्या है, आपको लो इन्फेक्शन से हाई इन्फेक्शन की तरफ क्लीन करना है, ठीक है। तो अब आप क्लीन करोगे आपके स्टेम से बल्ब की तरफ, क्योंकि जो स्टेम है वो लो इन्फेक्शस एरिया और जो बल्ब है वो हाईली इन्फेक्शस एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टेम से बल्ब की तरफ क्लियर कर लो। अब इसको याद रखने के लिए आप एक निमोनिक याद कर सकते हो, BBS यानी बिफोर बल्ब टू स्टेम, इसको याद रख सकते हो BBS। और आफ्टर में याद रख सकते हो ASB का मतलब होता है आफ्टर स्टेम टू बल्ब। तो यहाँ तो चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब इसको डिसइंफेक्ट कैसे करोगे आप। डिसइंफेक्ट करने के लिए डेटॉल या फेरिजोल का यूज़ कर सकते हो। उसका कंसंट्रेशन होगा आपका 1:40 और रखना है आपको कितने देर इसमें 5 मिनट्स के लिए। सेवलॉन को भी आप 5 मिनट्स के लिए रखोगे, लेकिन इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा। इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 1:20। लाइजोल क्रिसोल का हो जाएगा 1:40, उसको रखोगे आप 3 मिनट्स के लिए। तो यहाँ तक चीज़ आपको क्लियर हो गई। चलो अब दूसरी चीज़ हम पढ़ते हैं। दूसरी चीज़ हमारी कि हम सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे और फॉरेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यूजुअली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं हैं, बट इनकेस अगर आता है तो आपको पता होना चाहिए। जैसे इसका एक फार्मूला होता है, देखिए फॉरेनहाइट का फार्मूला क्या है, फॉरेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 × C + 32,
ठीक है। और अगर इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ से चेंज कर दूँ तो ये फॉर्मूला मेरा बन के आ जाएगा C इज इक्वल टू 5/9 इंटू एफ माइनस 32। चलो अब इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे मान लो आपको 77 डिग्री फ़ारेनहाइट को चेंज करना है सेल्सियस में, तो आप इस फॉर्मूले में रख के देखो। तो यहाँ लिखोगे आप सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 इंटू में क्या करोगे आप एफ कितना दिया हुआ यहाँ पे 77 माइनस आप कर दोगे 32, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आप देखोगे, यहाँ लिख दिया आपने 5/9 इंटू 77 में से 32 जाएगा तो 45 बच जाएगा, ठीक है। 9 5 जो 45, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 25 डिग्री सेल्सियस। तो ठीक है, तो 77 डिग्री कितना हो गया, तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसी तरह से हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखने की, जैसे देखिए -40 डिग्री सेल्सियस पे -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है। यानी कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बराबर हो जाएगा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट की। यहाँ पे दोनों वैल्यूज सेम हो जाती हैं। दूसरी चीज़, अगर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उसको हम लिखेंगे 40, और अगर 35 डिग्री सेल्सियस तो उसको हम लिखेंगे 95। तो वो आप इस फॉर्मूले से अब क्लियर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर मैं ग्रॉस आपको बताऊं तो आप ये कह सकते हो कि जैसे मान लो 1 डिग्री अगर फ़ारेनहाइट बढ़ रहा है, ठीक है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस है, तो आप मान लोगे वो हाफ सेंटीग्रेड होगा, ठीक है, यानी 0.5 सेंटीग्रेड हो गए। तो आप रफली आप इसको यूज़ कर सकते हो कि 1F इज इक्वल टू 0.5 सेल्सियस। जैसे आपको जल्दी से कोई क्वेश्चन करना हो तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये कोई परफेक्ट फार्मूला नहीं है, आप इस फार्मूला में निकाल के देख सकते हो। चलिए अब बात करते हैं हम कुछ अलग टाइप के थर्मोमीटर्स की। सबसे पहले आता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर, इसको हम बोल देंगे डिजिटल थर्मोमीटर भी बोलते हैं हम इसको। अब इस डिजिटल थर्मोमीटर में क्या होता है, देखियो रीडिंग टाइम 60 सेकंड से कम में रीड कर लेता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा इस यहाँ पर एक बटन पाया जाता है, इस बटन को आप प्रेस करोगे, उसके बाद आप रूट में इंसर्ट कर दोगे, ओरल ले रहे हो आप, एक्सिला ले रहे हो, वहाँ पे उसके बाद आप 1 मिनट वेट करोगे तो 1 मिनट के अंदर ये आपको टेम्परेचर बता देगा। सेफ है, कन्वीनियंट है और ईजी टू यूज़ है। दूसरा आता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर। देखिए ये इस तरह का होता है, इसकी इमेज इस तरह की होती है, आप देख लीजिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो हम इसको क्या करते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास ले जाते हैं, इसको टच करने की जरूरत नहीं है। यह इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट कर लेता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, और 2 सेकंड, लेस देन 2 सेकंड में आप इसमें टेम्परेचर आराम से देख सकते हो। तो इसका रीडिंग टाइम कितना हो गया, 2 सेकंड। आइडियल है किसके लिए, इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्पोजेबल पेपर थर्मोमीटर। इसको हम बोलते हैं टेम्पा डॉट भी बोलते हैं, इसका ब्रांड नेम है टेम्पा डॉट। तो आप इस एग्जाम में इस इमेज में देखो आप, ये टेम्पा डॉट है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हीट सेंसिटिव डॉट्स हैं, ठीक है, ये डॉट्स हैं, केमिकल डॉट्स हैं। तो जब ये हीट के कॉन्टैक्ट्स में आएंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ओरलिन को यूज़ करूँ तो ये 60 सेकंड लेते हैं, और एक्सिलरी और रेक्टलिन को यूज़ करने पे 3 मिनट का टाइम लेते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर हो गए। उसके बाद आते हैं हमारे कुछ अलग टाइप थर्मोमीटर, जैसे टेम्पोरल आर्टरी थर्मोमीटर। तो टेम्पोरल आर्टरी थर्मोमीटर में क्या होता है, ये इन्फेंट्स के लिए बहुत आइडियल है, ये भी 2 सेकंड में टेम्परेचर ले लेते हैं। यहाँ पे टेम्पोरल आर्टरी के ऊपर आप इसको प्लेस करोगे तो वो टेम्परेचर आपको बता देगा 2 सेकंड के अंदर। नेक्स्ट होता है इंफ्रारेड थर्मोमीटर। ये आपने कोविड टाइम पे देखा होगा, कोविड टाइम पे बहुत यूज़ हुआ था, ठीक है। इसमें ये ऐसा एक गन सा होता है, ठीक है। इस गन को आप एम करते हैं, आप हेड पे या हैंड पे देख सकते हैं। इसमें जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो लगभग 3 से 4 सेकंड या 5 सेकंड से लेस में आपको टेम्परेचर पता चल जाता है। तो ये भी काफ़ी एक कन्वीनियंट तरीका है टेम्परेचर मापने का। तो चलिए आज इतना ही टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर के बारे में मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं। तो वाइटल साइंस का आज हमारा पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। बाकी के पोर्शन हम आने वाली क्लासेस में कवर कर लेंगे। तो आपकी नॉट सेट की तैयारी कैसे चल रही है आप कमेंट करके बताइए, और अपने सजेशन दीजिए। और अगर आप कुछ चाहते हैं हमारी क्लास में कुछ और इम्प्रूवमेंट, और कुछ आप चाहते हैं कुछ बदलाव, तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहाँ पर आइए और हमें ज्वाइन करिए। अब हमारी एक टेस्ट सीरीज आ रही है 8 नवंबर को, जिसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 180 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट बेस पे होंगे और 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग मैथमेटिक्स रिलेटेड होंगे और जी के रिलेटेड होंगे। तो आप इसको मैक्सिमम अटेंड करिए, ठीक है। और आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।